लास्ट क्लास में आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था कि किस तरह से कॉसेल और लुईस ने अपना एक केमिकल बॉन्डिंग को एक अप्रोच दिया, जिसके अंदर कॉसेल ने आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर स्टडी किया और लुईस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर स्टडी किया, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने ऑक्टेट रूल के बारे में देखा था। लेकिन लास्ट क्लास तक जाते जाते मैंने आपसे ये कहा होगा कि MgCl2 का एक कंपाउंड बनाइएगा, और MgCl2 के कंपाउंड के बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अब ऑक्टेट रूल इज नो मोर वैलिडेटेड। हाउ इट इज नो मोर वैलिडेटेड? तो कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमें देखने को मिल गए जो संभव नहीं थे, यानी जिसमें ऑक्टेट रूल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उसको समझने से पहले आप लिखिए, हेडिंग डालें, लिमिटेशंस ऑफ कॉसेल-लुईस अप्रोच। लिमिटेशंस ऑफ कॉसेल-लुईस अप्रोच, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लिमिटेशंस ऑफ कॉसेल-लुईस अप्रोच, और ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। उसके अंदर पहला जो लिमिटेशन है, कुल 4 या 5 ड्रॉबैक्स हम लोग को पढ़ना है। उसके अंदर पहला ड्रॉबैक लिखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, जो पहला ड्रॉबैक है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब देखिए, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे देखे गए जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन तो हो रहा था, लेकिन उस मॉलिक्यूल में ऑक्टेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक आध एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या वो एग्जांपल है। अब देखिए, एक कंपाउंड है BF3। BF3 का अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर बनाऊं, बोरोन, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा? 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 है, मतलब 2 3। तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7। अभी इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली एक और फ्लोरीन मैं यहां बना रहा हूं, क्योंकि मुझे 3 फ्लोरीन बनाना है। 3 4 5 6 और 1 7। यहां पर एक फ्लोरीन इस प्रकार से बन गया, और यहां पर भी एक फ्लोरीन बन रहा है, जहां पर 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इस प्रकार से यहां पर भी एक फ्लोरीन बन गया। अब मुझे बताइए, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8? नहीं, 1 2 3 4 5 6। बोरोन कंपाउंड बनाने के बाद अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इवन इफ द ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट बट द कंपाउंड इज एग्जिस्टिंग, द मॉलिक्यूल इज एग्जिस्टिंग, तो अभी तो ऑक्टेट रूल कहां चला गया? ऑक्टेट रूल गया भाड़ में। ये इसका अपवाद हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, BeCl2। BeCl2 बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उसका एटॉमिक नंबर होता है 4। अब जरा देखिए, Be, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर मैं एक क्लोरीन बना रहा हूं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 और 1 7। इधर भी एक क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिए, ये जो Be बेरिलियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन क्या ये ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं। फिर भी कंपाउंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमने ऑक्टेट रूल के बारे में डिस्कशन किया था, वो कहीं ना कहीं गलत होती दिखाई दे रही है। और इसमें क्या खास बात है? इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो 8 से कम है, इसलिए उसको बोला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। आउटर मोस्ट शेल में 8 नहीं कंप्लीट हुआ, उसके बावजूद भी जो पर्टिकुलर एलिमेंट था वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में गया। तो लिखें इसको, राइट, दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। हाँ हाँ, नहीं, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो हम लोग इसको एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। ये स्टेबल है, स्टेबल है तभी ना हमें ये दिख रहा है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो अभी तो ये ड्रॉबैक पढ़ेंगे तब ना नई थ्योरी पढ़ेंगे। अभी तो ड्रॉबैक कंप्लीट करेंगे, फिर ना नई थ्योरी पढ़ेंगे, तो फिर वो उसके बेसिस पे हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो ऑक्टेट रूल इज नॉट द ओनली स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, देयर आर सो मेनी अदर क्राइटेरियाज व्हिच कैन फुलफिल दी पर्टिकुलर वो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया, राइट।
द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइपोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड. द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल is also called as hypovalent covalent compound. Hypovalent covalent compound. Hypo means deficient. Hyper means more than octet. तो याद रखिएगा हाइपो माने कम रहता है, डेफिशिएंसी रहती है, वहां पे आप हाइपो वर्ड लगा रहे हैं. Hypovalent covalent compound. Full stop. There are some molecules in which the central atom is surrounded by less than 8 electrons. The central atom is surrounded by less than 8 electrons. 8 इलेक्ट्रॉन से कम सेंट्रल एटम में अवेलेबल है. Their octet is incomplete. Incomplete octet वहां पर हमें देखने को मिल रहा है. इस तरह का जहां कहीं भी सिनेरियो डेवलप होता है जहां पर जो आपका सेंट्रल एटम है वो डेफिशिएंट है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे नहीं हो रहे हैं, वहां पर भी कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है. पर हमने जो बेसिक क्राइटेरिया पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूल तभी फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू कॉसल-लुईस अप्रोच कि जब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना चाहिए, अचीव करना चाहिए. पर यहां भी नहीं हो रहा फिर भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, यहां भी नहीं हो रहा फिर भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है. और एक एग्जांपल और दूंगा आपको, अगर आप ये बना लिए हो अपनी कॉपी में तो एक एग्जांपल और देना चाहता हूं मैं. तो ऊपर वाला बना लीजिए BF3 पहले और बताइएगा कि यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसकी वजह से इसे मैं क्या बोल रहा हूं, हाइपोवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल. हाइपोवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल. एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं. अगर BF3 आपने बना लिया हो, कोई बात नहीं, मैं BF3 मिटा रहा हूं, सिर्फ ये वाला मैं इधर साइड में बना देता हूं, आप लोग बनाइए उसको. एक एग्जांपल दूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा. ये नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5. ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1. दूसरा एक और हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट में 1 और एक और हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है. यहां पे इस प्रकार से क्या हुआ, बॉन्डिंग हुआ, इस प्रकार से यहां पर बॉन्डिंग हुई, इस प्रकार से यहां पर बॉन्डिंग हुई. अभी ये जो नाइट्रोजन था इसके पास एक लोन पेयर था. याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स जब किसी के पास रहते हैं अवेलेबल तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं. अब एक साइट उसके बगल में ऐसा डेवलप हो गया, ध्यान से देखिएगा, एक यहां पर क्लोरीन आया, इधर क्लोरीन आया और इधर इस प्रकार से क्लोरीन आया. ये कैसे आया होगा वो भी मैं समझा देता हूं. एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये भी क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं. जरा ध्यान से देखिए, इस प्रकार का एक सिनेरियो यहां पे क्रिएट हुआ है जहां पे NH3 और एल्युमिनियम कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बना रहे हैं. अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल माइनस. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल माइनस. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल माइनस. एल्युमिनियम के ऊपर आएगा 3 डेल प्लस. ये पॉजिटिव है और ये जो लोन पेयर है अमोनिया का, ये इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा. तो इस तरह का जो बॉन्डिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेयर अ लोन पेयर इज डोनेटेड. इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड वेयर अ लोन पेयर इज डोनेटेड. अब अगर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो बॉन्डिंग तो हो रही है, मॉलिक्यूल भी फॉर्मेशन हो रहा है, पर इसके आउटर मोस्ट सेल में इसके डोनेशन के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन. तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फिर भी ये बॉन्डिंग में जा रहा है, फिर भी इट इज अंडरगोइंग अ केमिकल बॉन्ड. तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है इवन इफ
द ऑक्टेट इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड। तो ये 3 एग्जांपल आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। दिस इज एग्जांपल ऑफ BF3, this is the example of BCl2, and this is the example of ammonia donating its lone pair to AlCl3। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। सिचुएशन जब ऐसा रहता है जहां पे ऐसा कर सकता है, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा। मैं ये नहीं देख रहा कि कब ये कर रहा है, वो भी नहीं समझा रहा हूं। अभी ये समझा रहा हूं कि अगर ऐसा कर रहा है तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट वाला रूल जो है वो तो गलत हो गया। अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए। किसमें? वाटर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हाँ हाँ, पढ़ेंगे, सब डिजाइन दिखाऊंगा आपको। AlCl3 नहीं कर सकता, मतलब ये हो रहा है ना। हाँ है, AlCl3 तो एग्जिस्ट करता है। नहीं, ले नहीं रहा है, ये इसके ऊपर डेल प्लस प्रेजेंट है, ये डेल प्लस साइट है, दिस इज साइट ऑफ डोनेशन। ऐसे समझिए कि कहीं पर मंदिर में आप गए, मंदिर में एक बोर्ड लगा है कि हम मंदिर का एक निर्माण कर रहे हैं, मंदिर के गुंबज का निर्माण कर रहे हैं। जो याचक अगर सहयोग करना चाहते हैं तो फलाने नंबर अकाउंट पे आप दे दें। तो क्या उसने आपसे कहा कि आप देवे करिए? नहीं कहा ना, देने करनी। वो एक साइट ऑफ डोनेशन है। आपकी इच्छा, आपके पास ज्यादा है, आप दे सकते हैं, नहीं है प्रणाम करके आप चल दीजिएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है? अगर साइट ऑफ डोनेशन है और किसी के पास ज्यादा है तो वो डोनेट करके उसको स्टेबलाइज कर सकता है। कब करेगा? जब AlCl3 में आप NH3 डालिएगा तबे नहीं कार्यक्रम होगा। ऐसे तो ना AlCl3 कोई दूसरे ये ट्रम्बलर में रखा है या दूसरे कोई एपरेटस में रखा है, आप NH3 किसी दूसरे एपरेटस में यहां से जंप करके इस कंटेनर में आके डोनेट करेगा। दोनों को जब आप एक जगह लेके आइएगा तो अमोनिया का जो ये जो NH3 का जो लोन पेयर है वो एक साइट देखेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो चूंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर सकता है और करता है। ऐसा देखा गया है। हम लोग इसमें अभी कहीं भी कंसर्न नहीं है, पूरा बॉन्ड पढ़ना है अभी बाकी। तो तीसरा लेक्चर है, अभी तो आपको पूरा एक एक बॉन्ड को पूरा तोड़ तोड़ के अंदर अंदर तक मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा। जब वो पढ़ेंगे तब ऑटोमेटिक समझ में आएगा कब कब किस कंडीशन में कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है, किस कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, किस कंडीशन पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, वो सारा चीज बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, पर अगर ये दोनों साथ में है तो इसका लोन पेयर इसको डोनेट होगा, और अगर लोन पेयर डोनेट हो रहा है तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं जो कि ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। अभी जो मैं बताना चाहता हूं यही है। गॉट इट? सेकेंड ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक खत्म हो गया। सेकेंड ड्रॉबैक, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल और हाइपरवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल और हाइपरवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड, ये सेकेंड ड्रॉबैक है। ये तीनों केस बना लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, तो इसको जल्दी से बनाइए ताकि फिर आगे की कहानी को आप समझ सकें, और फिर मैं धीरे धीरे आपको ये समझाऊंगा कि किस प्रकार से आगे की थ्योरी जो है वो बनती चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज का। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज में जो सेकेंड हमारा ड्रॉबैक है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और इसको बोलते हैं हाइपर वेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है उसको पहले समझते हैं, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये काम करता है। मिटा दूं अभी से? चलिए, अब अच्छा, और एल्यूमिनियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर उसके आउटरमोस्ट में कितना जा रहा था? 6 ही जा रहा था, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास पहले से कितने थे? 6, और 2 एक्स्ट्रा लेकर ऑक्टेट हो गया। तो एल्यूमिनियम तो ऑक्टेट कंप्लीट किया, पर नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, फिर भी बॉन्डिंग तो देखने को मिल रही थी। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल को।
एग्जाम्पल है SF6, फर्स्ट एग्जाम्पल। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन के नीचे अगर कोई प्रेजेंट होगा तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब जरा फ्लोरीन को ध्यान से देखिएगा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने? 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर भी एक फ्लोरीन होगा, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। साथ साथ बनाते चलिए। ये कोई ऐसा तो है नहीं ना डिजाइन जो है वो बाद में चेंज हो जाएगा। ये जो मैं साथ साथ ऐसे करके बना रहा हूं, तो आप क्यों रुके हुए हैं? बनाते चलिए, टाइम ही बचेगा। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और एक 7। कुल मिलाकर एक सल्फर के साथ मैंने कितने फ्लोरीन बना दिए? चूंकि SF6 एक कंपाउंड है तो एक सल्फर के साथ 6 क्लोरीन है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे हमने इसकी बॉन्ड कराई, यहां पे हमने इसकी बॉन्ड कराई, यहां पे हमने इसकी बॉन्ड कराई। इस प्रकार से यहां पर भी बॉन्डिंग हुई, इस प्रकार से यहां पर भी बॉन्डिंग हुई, और इस प्रकार से यहां पर भी बॉन्डिंग हुई। ये सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जरा गिनती करके बताइए। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अरे भाई 12 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया? ऑक्टेट तो कह रहा है कि 8 ही आना चाहिए, और 12 कैसे हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है। ये ऑक्टेट रूल को वैलिडेट नहीं कर पा रहा है। हमें बस इससे मतलब है, और ऐसा कंपाउंड देखने को मिला। वैसे जो मैंने बनाया है वो गलत है, अभी जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर ये गलत है। ये सही कैसा होगा और 2-3 लेक्चर के बाद बताऊंगा, पर अभी फिलहाल के लिए तो आप जितना जानकारी है आपके पास उस हिसाब से ये सही है, और अभी इसको आप ऐसे ही सही मानते चलेंगे। पर अभी फिलहाल बता दे रहा हूं पहले से ही कि ये गलत स्ट्रक्चर है, आगे चल के सही करेंगे इसे। एक चीज क्यों, 2 चीज पूछिए। लोन पेयर मिला के उसका 8 हो रहा था। कब? अमोनिया जब बन रहा था तब। लेकिन अमोनिया और AlCl3 को जब हमने पास किया था तो अमोनिया ने एक साइट ऑफ डोनेशन देखा, तो अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर दिया। मैंने दे दिया, तो अब उसके पास कितने रह गया? 6 कैसे रह जाएगा? 5 भाई साहब के पास रहता है पहले से, 2 दे देगा तो 3, और 3 उसने कोवेलेंट बॉन्ड से बनाया हुआ, तो टोटल 6 हो गया। अपना तो उसका 5 था, 5 में से 2 उसने दे दिया, तो 3 अपना हो गया, और 3 उसने हाइड्रोजन से लिया था, तो टोटल 6 रह गया। तो क्या वो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, जैसे अगर ऑक्सीजन कहीं पर है, मैं ऑक्सीजन को दिखाऊं अगर आपको, तो ये ऑक्सीजन अगर है और वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो अगर वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो इस तरफ 1 इलेक्ट्रॉन, इधर एक, ये ऑक्सीजन है, और इधर एक, तो इसका 1 लोन पेयर ऊपर, 1 लोन पेयर नीचे। तो इस प्रकार से इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में जो बॉन्डिंग नहीं करके उसके पास रुके हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोन पेयर। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। अब अगर ये एक साइट ऑफ डोनेशन देख के अगर ये अपना लोन पेयर को क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला जाएगा। तो वो सब अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी तो बस ये देख रहे हैं कि वो ऑक्टेट फॉलो कर रहा है कि ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, बस हमें इससे मतलब है। तो अभी फिलहाल जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि सेकेंड ड्रॉबैक आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज्यादा भी संभव है। ये बात समझ में आ गई? चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल PCl5। क्या एग्जांपल है? PCl5। ध्यान से देखिएगा PCl5 को। ये आपका फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे पड़ता है, तो उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ऊपर में Cl है, Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 4, 5, 6 और एक 7। सिमिलरली यहां पर भी एक क्लोरीन बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7।
इधर भी एक क्लोरीन बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहां भी एक क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। और यहां भी एक क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इस प्रकार से हमने PCl5 बनाने के क्रम में यहां पर एक बॉन्ड बनाया, यहां पर एक बॉन्ड बनाया, यहां पर एक बॉन्ड बनाया, यहां पर एक बॉन्ड बनाया और यहां पर एक बॉन्ड बनाया। अब मुझे यह बताइए कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये 8 हैं या 8 से ज्यादा हैं? ये 8 से ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से कुछ कंपाउंड ऐसे भी देखने को मिले जिसके अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट था उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होने चाहिए कौशल लुईस के हिसाब से उससे ज्यादा मिले, कुछ ऐसे कंपाउंड से जिसमें उसमें कम मिले। ये बात समझ में आ गया। थर्ड ड्रॉबैक, बिल्कुल पॉसिबल है, PCl3 तो होता ही है। करे ही, ऑक्टेट से ज्यादा भी रख सकता है। तो आगे थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करती है कि ये क्यों स्टेबल है। आगे इसकी थ्योरी है, VSEPR थ्योरी आती है, फिर VBT आता है, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसको कहती हैं कि हाँ यार ये तो संभव है, बिल्कुल एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जरूर संभव है। और बहुत आगे है, अभी काफी आगे है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत आगे आता है। नहीं, असंभव। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, हाँ मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी तुरंत भी कर सकते हैं, पर जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, जितने डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ऐसे करने में 1 हफ्ते में कंप्लीट नहीं होगा। हाँ आप बोलिएगा कंप्लीट करना है तो ये तो टीचर का राइट नहीं, बाएं हाथ का खेल है, तुरंत हो जाएगा। तीसरा ड्रॉबैक, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नीट में भी और कुछ साल पहले IIT में भी। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल 4 ऐसे कंपाउंड दिए होते रहता ना, फलाना फलाना फलाना, ग्रुप ऑफ 3-3 एलिमेंट था, लेकिन में कौन सा तीनों का तीनों ऑड इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है उसको टिक करना था। अगर आप ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को पहचानने का डिजाइन जानते हैं, तरीका जानते हैं, तो आप उसको फट से बना देंगे। अगर नहीं पता है तो अकड़ बकड़ बम्बे वो खेलेंगे, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं जा सकता है। खैर, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में लिखें, मॉलिक्यूल्स लाइक NO, NO2, O2, NO2, O2 are few example of such molecules. NO2, O2 are few examples of such molecule in which bonded atom have odd number of electrons. Bonded atom have odd number of electrons, that is 1, 2, 3 ... ऑड इलेक्ट्रॉन 1 2 3, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, 2 ऑड इलेक्ट्रॉन, 3 ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 या 2 या 3 नहीं। कह रहा है, एग्जाम्पल तो भी देते तो समझ में आ ही जाता। सपोज करिए कोई भी इस तरह का एक कंपाउंड है, अब इसके अंदर बॉन्डिंग हुई, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन, पर ये ऑड कितने से हो गया? ये ऑड 1 से हो गया, एक ही ना एक्स्ट्रा है भाई, 2 तो इसको ऐसे भी लेना देना था। ये आपस में जब ये शेयरिंग करेंगे तो आपस में तो इस तरह से शेयर करते ही, एक अपना देता वो एक अपना देता, पर एक्स्ट्रा क्या गया? 1 गया, तो वो 1 ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ। ऐसे किसी केस में अगर 4 चले जाएंगे तो क्या होगा? 2 ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। किसी केस में अगर 3 चले जाएंगे तो क्या होगा? 3 ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस तरह से हम निकालते हैं। बहुत रेयरली हमें 2 देखा जाता है या 1 देखा जाता है, जनरली 3 की संख्या हमें ज्यादा देखने को मिलती है। किस केस में कब कैसा होता है मैं अभी बताता हूं। लेकिन molecules like NO, NO2, O2 are few examples of such molecules in which bonded atoms have odd number of electrons, that is 1 2 3 ... usually 3 in between them. usually क्या देखा जाता है? 3 ऑड इलेक्ट्रॉन देखा जाता है। usually 3 ऑड इलेक्ट्रॉन्स between them, 3 ऑड इलेक्ट्रॉन्स देखा जाता है ज्यादातर केसेस में।
अभी पूरा ये तो ऐसे भी मैं समझाऊंगा, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी समझाऊंगा, अभी आप नहीं भी बोलते तो भी समझाता, क्योंकि अभी तो मेरे को स्ट्रक्चर बनाना ही है ना NO2 का ये का। कॉल्ड एज इन बिटवीन देम, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, दैट्स व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज इसको हम लोग बोलते हैं। गॉट इट? चलिए ध्यान से देखिए, एक कंपाउंड है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस तरह का कुछ सेटिंग होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां मैं इससे पहली बॉन्ड बनवा रहा हूं, इससे मैं दूसरी बॉन्ड बनवा रहा हूं, और तीसरा जो बॉन्ड बनेगा वो इस लोन पेयर के साथ बनेगा। तीसरा जो बॉन्ड बनेगा वो किसके साथ बनेगा? इस लोन पेयर के साथ बनेगा। इस तरह का बॉन्डिंग जहां पे 3-3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते तब तो नॉर्मल रहता, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 3 आ गया तो उसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। अब ये क्यों हो रहा है, ये जब हम लोग अभी थोड़ी देर बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इस पढ़ेंगे आगे के बॉन्डिंग। अभी कितना बॉन्डिंग आपको पढ़ाना है मेरे को? टोटल 5, 4, 2, 6 और उसके अंदर और 5। आप अभी क्या क्या पढ़ेंगे मैं भी पूरे डिटेल में आपको लिस्ट लिखवाया होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडरवॉल फोर्सेस। वेंडरवॉल फोर्सेस के अंदर भी 5 टाइप है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, लंडन फोर्सेस, डीवाई फोर्सेस, ऐसे करके 5 टाइप के बॉन्ड्स वहां पर भी हमें पढ़ने हैं। ये सारा मैं एक एक करके डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए भी चिंता नहीं करना है। सारा पढ़ लेने के बाद आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि कहां क्या कहानी किस प्रकार से चल रही है। सिमिलरली एक सेकेंड स्ट्रक्चर लिखिए, NO2। NO2 मतलब इस तरह से NO2 बनेगा। अच्छा, इधर मैंने डॉट माना है, इसको स्टार माना है, इसको डॉट कर लेते हैं, इसको स्टार कर लेते हैं। यहां पर 3, इस तरफ 2, ये एक ऑक्सीजन के पास, ये दूसरे ऑक्सीजन के पास। अभी ये एक बॉन्ड बना, दूसरा एक बॉन्ड बना, तीसरा एक बॉन्ड बना। इस प्रकार से जब बॉन्डिंग हो रही है तो यहां पर भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और इस तरह का जहां जहां सेटिंग देखा जा रहा है उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गिनेंगे, इसमें जरा नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गिनिए। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन। यहां गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाइट्रोजन में कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये इस तरह का सिस्टम, क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ? नहीं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ। और अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक अपवाद है ऑक्टेट रूल का। गॉट इट? अगला नेक्स्ट। इसमें आप बोले ना कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 हो सकता है। हाँ, तो 2 कौन से केस में? अभी यहां पर एक भी एग्जांपल ऐसा 2 का नहीं है जहां पे डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, 2-2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझ में आएगा, Cu के ऊपर 5+ अगर चार्ज है तो क्या होता है कि 5 वाटर के मॉलिक्यूल इसको अपने ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब कॉपर एज सच, ये अभी इसलिए थोड़ा समझना मुश्किल है क्योंकि कॉपर 5+ इज नॉट द चार्ज, दिस इज नॉट द चार्ज, द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्मल चार्ज या हाइपोथेटिकल चार्ज। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए समझना, बस एक केस समझा दे रहा हूं सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि कभी ऐसा हो सकता है क्या। हाँ, हो सकता है। अब ये 5-5 इलेक्ट्रॉन अपना 5-5 लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। 5 लोन पेयर से एक्सेप्ट किया तो कॉपर का अपना भी कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, साथ साथ ये 10 इलेक्ट्रॉन और लेकर जा रहा है। इस केस में अगर मैं बॉन्डिंग करके दिखाऊंगा कॉपर के आउटर मोस्ट सेल के साथ तो यहां पे 5 ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा।
अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के जब डालेंगे तो ऐसा हो सकता है। फिर आयरन का अलग है, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके पूरा एक चैप्टर है क्लास 12th में, जहां पे आपको सिर्फ यही पढ़ना है। तो यहां पर पूरे डिटेल में मैं इसको ऐसे भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको समझना होगा कि कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं, कितने प्रकार के वो थ्योरीज जिससे ये इस तरह का डोनेशन संभव है। तो पहले वो थ्योरी समझना होगा, फिर उसमें समझना होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड आर देयर, वो लिगेंड किस तरह से काम करते हैं। तो वो पूरा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां पे आप ये बात आसानी से समझ पाएंगे कि ऑड, बस इतना समझिए कि यहां पे 5 ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, हो सकता है अगर 3 दे रहे होंगे तो 3 आएगा, 2 दे रहे होंगे तो 2 आएगा, ऐसे कुछ भी संभव है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक पूरा अलग चैप्टर है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो तब तक आप नहीं समझ पाएगा जब तक वो चैप्टर पूरे डिटेल में नहीं समझेंगे। तो अभी फिलहाल जो एग्जांपल दिया गया उससे ये समझ में आना है कि कुछ ऐसे स्पेसीज होते हैं जिसके अंदर ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से उसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्टेट रूल को वैलिडेट नहीं कर रहा है, ये उसको वायलेट कर रहा है। ये भी बात हो गई। NO में मतलब जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 है। हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है, 1 है, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और बाकी तो नॉर्मल जैसा रहता है वैसे ही। चलिए, तो इससे आगे बढ़ते हैं, आगे का कंटेंट देखते हैं। नोट डालकर कुछ बातें लिखिए। ये दोनों स्ट्रक्चर मुझे लगता है आपने बना लिया होगा। नीचे नोट डालें। स्पेसीज विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। स्पेसीज विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। These are paramagnetic in nature. These are paramagnetic in nature, and most of them are generally unstable. Most of them are generally unstable. एक ही लाइन में कई सारी ऐसी बातें आ गई जो आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझने में। एक वर्ड पैरामैग्नेटिक आ गया, कुछ एक वर्ड फ्री रेडिकल आ गया, एक साथ 3-4 वर्ड ऐसे आ गए जो आपको थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, मैं हूं समझाने के लिए, समझाता हूं। अभी जरा ध्यान देकर देखिए, ये क्लोरीन और ये भी एक क्लोरीन है। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कुछ इस प्रकार की बॉन्डिंग हुई है, 3, 4, 5, 6 और एक 7, और इधर भी क्लोरीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। अभी अगर ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में इस प्रकार से बॉन्ड बना, यानी क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन जो बना है उसमें एक ये है और एक ये है, बॉन्डिंग तो ऐसे ही हुई। इस भाई साहब ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इस भाई साहब ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब जब ये टूटेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कब ऐसा टूटता है, अगर मैं इसमें एच म्यू डालूं, एच म्यू इज सनलाइट, तो ये सनलाइट एक फोटोन की तरह एक्ट करता है और इस क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जिसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या कर देता है, वापस कर देता है। जिसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देता है, वापस। ये इतना ताकतवर नहीं है कि ये इस बॉन्ड को होमोलाइटिक के हेट्रोलाइटिकली तोड़ पाए, ये इसको होमोलाइटिकली तोड़ता है। क्या मतलब अभी समझाता हूं। होगा क्या, आपके पास 2 क्लोरीन डॉट यानी 2 क्लोरीन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। आपने लिखा है स्पेसीज विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल का क्या मतलब होता है, फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि उसके पास सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर ये क्लोरीन है तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, एक ही ऐसा छूट गया जो कि अनपेयर्ड है। तो ऐसे अगर दोनों के देखे जाएं, इसका भी और इसका भी, तो हमारे पास जो बन रहा है किस टाइप के क्लीवेज से, इस क्लीवेज को क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज। इसको क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक। व्हाट डू मीन बाय होमोलाइटिक, होमो मतलब सेम, अपना अपना इलेक्ट्रॉन भाई साहब लेकर क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। अब
चूंकि अब होमोलाइटिक आप पढ़ लिए हैं, मैं चाहता हूं लगे हां तो आप हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है वो भी देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 और एक 7। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। यानी इसको भी अगर इसी प्रकार से लिखूं जिस प्रकार से मैंने यहां पे HCl को लिखा है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ऊपर दिस और नीचे दिस, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा या इसकी ज्यादा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादातर अपने पास रखता है। जो इलेक्ट्रॉन को रख सकेगा वही ना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर अपने पास रखेगा। आप में क्षमता ही नहीं रखने का तो कहां से रखिएगा? तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर अगर ये रखेगा, तो अब अगर जो बॉन्ड मैं तोड़ूंगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि इससे जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, H प्लस Cl माइनस। क्या हुआ? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था कौन ले गया? क्लोरीन ले गया। क्लोरीन ले गया अगर इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी अब इसके पास नहीं बचा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस तरह से जब बॉन्ड टूटता है तो इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ये एक नया चीज है जो अब से पहले शायद मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। दो तरीके से ही बॉन्ड टूटती है, एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज के केस में फ्री रेडिकल आपको मिलता है जिसके अंदर अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको अवेलेबल होता है। तो आपने लिखा है स्पेसीज विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। स्पेसीज विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री रेडिकल। These are paramagnetic in nature. सेकेंड बात, what do you mean by paramagnetic? दो वर्ड है, एक है डायामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर होगा what do you mean by डायमैग्नेटिक एंड what do you mean by पैरामैग्नेटिक। सपोज करिए ऑर्बिटल्स को आप इस प्रकार से फिल कर रहे थे। आपने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डाला, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डाला, यहां एक इलेक्ट्रॉन डाला, यहां एक इलेक्ट्रॉन डाला, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, if all the electrons are paired up, then we call it as diamagnetic. If कुछ एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, यहां पेयरिंग है, यहां पेयरिंग है, यहां पेयरिंग है, पर यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है। As the electron is not paired up, it is known as paramagnetic. क्लोरीन के केस में दो इलेक्ट्रॉन, दो दो एक, चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो ये अनपेयर्ड है। सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज नोन एज पैरामैग्नेटिक। तो क्लोरीन जब फ्री रेडिकली टूटता है होमोलाइटिक क्लीवेज के तहत तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। और एल्स अगर क्लोरीन Cl माइनस होता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता। आउटरमोस्ट में कितने थे? 7, एक एक्स्ट्रा ले लिया, कितना हो गया? 8। वो क्या बन जाएगा? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो कॉन्फ़िगरेशन किसी भी चीज का हो वो हमेशा अनस्टेबल होता है, और डायमैग्नेटिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑलवेज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये एक जनरल बात बोल रहा हूं, ये एक जनरल बात बोल रहा हूं। डायमैग्नेटिक मींस सारे पेयर्ड अप हैं, सिमेट्रिकल है, सब कुछ ठीक है, तो ये स्टेबल है। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे थोड़ी अनस्टेबिलिटी इसलिए आती है कि एक तो सिमेट्रिकल भी नहीं है और प्लस अनपेयर्ड होगा तो कहीं ना कहीं आपके ऑक्टेट से कुछ कम रह जाएगा, तो इसलिए वो ये नॉट अनस्टेबल होता है। हाँ, हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, वो पैरामैग्नेटिक है। पर हाइड्रोजन तो फ्री स्टेट में H की जैसा नहीं मिलता, वो तो H2 के जैसा मिलता है। तो H2 मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए ये दोनों इसके पास 2 होंगे, इसके पास 0, और फिर जब उसके पास 2 होंगे तो इसके पास 0, तो थोड़ी देर के लिए तो वो डायमैग्नेटिक बन रहा है, डायमैग्नेटिक बना तो स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर नोट के अंदर आपको कई सारे नई जानकारी मैंने दे दी। एक तो पहले ये बताया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लीवेज आर देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लीवेज, वन इज homolytic cleavage and one is heterolytic cleavage. Whenever there is homolytic cleavage, there is a formation of free radical. There is always a formation of free radical. Free radical जब कभी भी फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है?
पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस सिस्टम इज ऑलवेज अनस्टेबल सिस्टम। ये हमेशा क्या होता है? अनस्टेबल सिस्टम होता है, एंड दिस इज अ स्टेबल सिस्टम। इसको स्टेबल सिस्टम कहते हैं। जल्दी जल्दी यहां से सारा चीज आप अपनी कॉपी में उतारें। सबसे पहले ये वाली बात उतारिएगा, क्लोरीन क्लोरीन ये सब होते हुए ये उतार लीजिएगा। इसको समझाने के बाद बताइएगा, चूंकि ये होमोलाइटिक क्लीवेज है तो आपको पता होना चाहिए हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, तो फिर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज समझाइएगा, और उसके बाद ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वाली बात आप खुद को समझा लेंगे। पैरामैग्नेटिक मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, डायमैग्नेटिक मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट या एब्सेंट। गॉट इट? जल्दी जल्दी यहां तक लिखें, फिर 2 ड्रॉबैक और रह जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बेसिस पे ये सारी चीजें पढ़ाई हो रही है। तो जल्दी जल्दी से लिख लें। एक होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल बाय क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इक्वल टेकिंग अवे ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? इक्वली वापस ले लेता है। जितना शेयर किया था उतना ही वापस कर लिया, तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाता है और वो क्या कराता है? फ्री रेडिकल। ऐसा हाइड्रोजन में भी हो सकता है। सेम थिंग कैन हैपन इन हाइड्रोजन ऑल्सो। हाइड्रोजन में भी यहां पे अपना एक लेकर बैठा हुआ है, यहां पे अपना एक लेकर बैठा हुआ है। अब ये बॉन्ड टूटा तो एक के पास क्या होगा? दिस, और एक के पास क्या होगा? दिस। इसको भी क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन का भी मैं फोटो बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा। हाइड्रोजन का फोटो बनेगा कैसे बनेगा? ऐसा। और इस हाइड्रोजन का भी बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ऐसा। बोथ आर पैरामैग्नेटिक, बोथ आर अनस्टेबल। पैरामैग्नेटिक ऑलवेज अनस्टेबल। यही तो रीजन है हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, वो हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक अनस्टेबल है। ज्वाइन कर जाएगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो तो स्टेबल हो जाएगा। तो खैर ये सारी बातें हम लोग समझेंगे, पर इसको भी आप फ्री रेडिकल बोल सकते हैं। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन सच अ वे दैट वन गेट्स, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन मिले और ये हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन मिले, तो इसको भी क्या बोलेंगे? दिस ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल मतलब सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसा जहां जहां होगा वो स्टेबल नहीं हो सकता, वो पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर होगा, और उसे ही हम फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। गॉट इट? जल्दी जल्दी लिखें। तो फिर 3 पॉइंट और पढ़ाना है और उसके बाद आज की क्लास को हम लोग विदा करेंगे। अगली क्लास में इसके आगे का कंटेंट पढ़ते हैं। जल्दी लिखें। ये थर्ड है शायद या फोर्थ है? ये ड्रॉबैक नंबर क्या है? थर्ड। फोर्थ लिखें। यहां तक लिख लिया सारा कुछ? याद रखिएगा क्लीवेज कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। क्लीवेज मींस बॉन्ड ब्रेकिंग, लिख लीजिएगा, ऐसे नहीं पता क्लीवेज का मतलब ही बाद में पूछ रहे हैं मेरे से। क्लीवेज मींस बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और जिस प्रकार से बॉन्ड टूट रहा होता है उसी प्रकार से उसकी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है, और नहीं तो पेयर्ड। तो अगर एक ये होगा, अच्छा याद रखिएगा होमोलाइटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल पैदा होता है, वेरएज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में आइदर अ कैटायन और एन एनायन पैदा होता है। याद रखिएगा, ये भी लिख लीजिएगा एक पॉइंट। मैं ये बोल रहा हूं कि जब कभी भी हम होमोलाइटिक क्लीवेज में जा रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल है, वेरीज अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में जाते हैं तो ऑलवेज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइदर कैटायन और एनायन। कैटायन फॉर्म होगा और साथ में क्या फॉर्मेशन होगा? एनायन फॉर्म होगा। नेगेटिव चार्ज भी आएगा और पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, क्यों? हेट्रोलाइटिक मतलब एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव। तो हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक में ये डिफरेंस है, होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल मिलता है और हेट्रोलाइटिक में कैटायन प्लस एनायन मिलता है, जहां पे एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? आगे लिखिए। ऑक्टेट रूल, पॉइंट नंबर 4, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। ऑक्टेट रूल जो है वो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस के ऊपर आधारित है। क्यों? हमने यही कहा था ना कि चाहे वो हेलोजन हो जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूं और क्या बन जाऊं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूं। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसकी क्या टेंडेंसी थी? उसकी टेंडेंसी थी कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं किसी को और मैं क्या बन जाऊं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाऊं। अभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों बनना चाहते हैं? तो ऐसा मान्यता था कि नोबल गैस अगर कॉन्फ़िगरेशन आप अचीव कर लेते हैं मतलब आप स्टेबल हो गए। आप क्या हो गए? स्टेबल हो गए। अब देखिए कहानी ये कह रही है कि आपने जिस बेसिस पर यह बात बोला
वो बेसिस ही गड़बड़ निकल गया। कैसे कैसे बेसिस गड़बड़ निकल गया? एक कंपाउंड देखा गया, दैट इज XeF6, जेनोन का कंपाउंड देखा गया XeF6, XeOF4, XeF2, इस तरह के कुछ कंपाउंड देखे गए, और वो भी किसके साथ? हेलोजेंस के साथ। पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th में आप लोग इसे पढ़ेंगे। अभी 11th में पी ब्लॉक है, पर पी ब्लॉक में सिर्फ आपको 3 ही ग्रुप पढ़ना है, बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली एंड परहैप्स द कार्बन फैमिली। बोरोन, कार्बन, बोरोन और कार्बन शायद इस साइड पढ़ना है, और 12th में आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड इनर्ट गैस, ये 4 आपको अगले साल पढ़ना है। खैर, अब इस तरह के कंपाउंड जब हमें देखने को मिले तो Xe के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? चूंकि ये क्या था, एक नोबल गैस था, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई दिक्कत? अब फ्लोरीन, ये जो F है, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। इसने इसके साथ क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली एक और फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसने भी इसके साथ क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। ऐसे टोटल कितने फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं? 6 फ्लोरीन वहां पर बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहां पर भी जो आपका बेसिस था, जिस बेसिस पर आपने इसे बताया था कि भाई ये जो इनर्ट गैस कोई क्यों बनना चाहता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कोई क्यों बनना चाहता है? क्योंकि जब आप इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं तो आप स्टेबल हो जाते हैं, आप में रिएक्टिविटी नहीं रहती, आप निर्वाणा मोक्ष प्राप्ति करके ध्यानवान करके आप बिल्कुल हरिद्वार में सेटल हो जाते हैं। ऐसे कुछ आप सोच रहे हैं, गुफा उफा के अंदर घुस जा रहे हैं, उधर ही जाके आप सारा जाप आप कर रहे हैं और प्राण त्याग कर रहे हैं। ऐसा कुछ सोच के लोग सोच रहे थे कि चलो ऐसा करेंगे तो हमको भी ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति होगा। लेकिन जो मोक्ष प्राप्त कराने वाला वो भी देख रहा मस्ती कर रहा है भैया बॉन्ड बना के, तो कहानी गड़बड़ हो गई ना। तो इस चक्कर में ये तो पूरा थ्योरी जो था, जिसका बेसिस ही था यही कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपका कार्यक्रम, माने आप तो पूरा एकदम निर्वाणा मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ जाएंगे। कहानी गड़बड़ा गई। हालांकि जो निर्वाणा मोक्ष प्राप्ति जिसको देख के कर रहे थे, देखा वो तो बेटा पटाया में जाके मस्ती कर रहा है, खुद ही बॉन्ड बना रहा है भैया। हम मोक्ष प्राप्ति कहां से होगा? वो तो अपने घूम रहा है, सब मालदीव उलदीव घूमने चला गया है। तो कहानी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस प्रकार से जिसके बारे में सोचा नहीं था कि यार ये भी ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर दिया। तो आप जिस बेसिस पर कहानी तैयार किए थे, कौशल एंड लुइस ने, मैंने नहीं किया, कौशल एंड लुइस ने जिस बेसिस पर यह कहानी स्टार्ट किया, फिर बढ़ा गया, कहानी साफ हो गई। समझ रहे? ज्यादातर जेनॉन के ही कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं नीचे, जेनॉन के नीचे ही, उसके ऊपर वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से बाकी सब एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एक का फोटो बना लीजिए, बाकी इसको तो बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा ही आगे चल के। हाँ, तो और इसका एक क्रिप्टन भी दिखता है, KrF2 ये भी दिखता है, KrF2 भी दिखता है। तो हीलियम इसमें नहीं देखा जाता, नियोन में नहीं देखा जाता, आर्गन में नहीं देखा जाता, लेकिन क्रिप्टन, जेनॉन, सॉरी जेडी, रेडॉन, इन सब में आप देख सकते हैं। इसमें अभी तक भी नहीं दिखाई दिया है। तो ठीक है, इन लोगों को देख के तो लोगों को लगा था कि चलो यार यही सही रास्ता है, पर कहाँ पता था कि जो इनके बुजुर्ग दोस्त लोग जो हैं वो तो सब सिंगापुर घूम रहे हैं जाके। क्या? हाँ बिल्कुल। तो ये एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा। यहां पर भी ये जो ये क्या नाम है इसके, इनर्ट गैस जो है वो क्या बना रहे हैं? कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि हमारे बेसिस ही नहीं था। मतलब कह रहे हैं इनर्ट गैस तो कभी रिएक्ट नहीं करता, नॉन रिएक्टिव है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और हम वैसा बनना चाह रहे थे, या जिसकी तरह बनना चाह रहे थे वो बेटा किसी और की तरह बनने में लगा हुआ है। कहानी गड़बड़ हो गई। चलिए नेक्स्ट, 5वां, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट, ये जो कौशल और लुइस थ्योरी थी, इसने एक और चीज हमें नहीं बताया। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी, ना इसने शेप्स के बारे में कोई बात बताई, ना उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बताया कि भाई ये कैसा होगा। अभी जैसे मैंने ऐसे रैंडम बना दिया, एक्चुअली इट इज नॉट द शेप, तो मुझे पता ही नहीं इसका शेप अभी कैसा होता है। कौशल लुइस ने शेप के बारे में नहीं बताया, तो मैंने जैसे तैसे बना दिया, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं, जैसा है वो आगे पढ़ेंगे, पर मैंने भी ऐसे बना दिया क्योंकि
पता नहीं था उस टाइम पे कि कैसा होता है, तो मैंने भी वैसे ही बना दिया, लेकिन ये गलत है। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि ये जो भी मैं बना रहा हूं सारा का सारा गलत है, स्ट्रक्चरली कोई भी सही नहीं है। कॉन्सेप्चुअली जितना लुइस ने बताया कि भाई जिसके इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे से पेयरिंग करिए, लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, वो मैंने सही बनाया, ठीक है। तो ना उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें पता चला कि ऑक्टेट नहीं भी कंप्लीट हुआ है तो भी वो ज्यादा स्टेबल क्यों है, या ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो भी वो ज्यादा स्टेबल क्यों है, इसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं चला। और ना इसके शेप्स के बारे में पता चला कि भाई ये किस शेप में रहता है, ये भी हमें कोई जानकारी नहीं हुई। एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर आप चांद तारा, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो, अगर ओम लिखना चाहे तो ओम, अगर आप चांद तारा से हो तो चांद तारा, चाहे प्लस साइन, जो जिस जैसा धर्म को मानता है उस पॉइंट को यहां लिख लीजिए। और शायद मैंने ऐसा पिछले साल भी बोला था कि जिस बच्ची की कॉपी मेरे सामने पड़ी हुई है उसमें मैं देख रहा हूं कि चांद भी बना हुआ है, तारा भी बना हुआ है, वो प्लस साइन भी बनाई है, ओम भी लिख दिया है, तो दिख रहा है मेरे को। खैर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही टर्निंग पॉइंट था जो आज के दिन में आप जो एमओटी पढ़ते हैं, एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक का जो सफर है वो यही पॉइंट लेकर गया। क्या पॉइंट है? It fails to explain the paramagnetic behavior of oxygen gas. It fails to explain the paramagnetic behavior of oxygen gas. ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, पहले तो यही नहीं पता था हम लोगों को, आपको अभी भी नहीं पता। O2 में लिखा है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पर अभी हमने इसको प्रूफ नहीं किया है। अगर मान लीजिए मैं आपको इसी तरीके से जैसे ये सब बना हुआ अगर मैं बना के दिखा दूं तो क्या होगा, देखिए अगर इसी तरीके से दिखा दूं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, इसको इस तरह से आपने बॉन्ड बना दिया, इसको इस तरीके से आपने बॉन्ड बना दिया, और जब आपने इसकी बॉन्डिंग की तो इसके भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, तो सारे पेयर्ड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, दिख रहे हैं, है नहीं, है क्या, दे आर पैरामैग्नेटिक। यहां तो नहीं दिख रहा कि पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होने के लिए एक अनपेयर्ड होना चाहिए, यहां तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा सेटिंग जो है वो गड़बड़ है। तो इसीलिए मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो थ्योरी आई उसका नाम क्या निकला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उस ऑर्बिटल थ्योरी ने प्रूफ करके दिखाया कि ऑक्सीजन क्या है, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो कि पूरे केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा। शायद आज तीसरा है तो वो 12वां 13वां या 14वां लेक्चर होगा जिसमें आपको ये रिवील करूंगा कि ये जो ऑक्सीजन होता है वो कैसे पैरामैग्नेटिक है। तब तक का रास्ता ट्रेवल करने के लिए इससे पहले की वो सारी थ्योरी जो आपको ये समझने में मदद करेगी वो पढ़ना होगा। यहां तक आज की क्लास में रखते हैं। अगली क्लास में जितने भी बॉन्ड्स मैंने पढ़ाए हैं, आयनिक बॉन्ड नाम लिखवाएं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, अब वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड पूरा एलाबोरेटिव फॉर्म में, इतना जितना कि आप अगर आईआईटी का एग्जाम भी दे रहे हो उसके लिए भी वो सफिशिएंट होगा थ्योरी, उतने डिटेल में मैं आपको अब पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर जो थ्योरीज आई हैं जैसे VSEPR थ्योरी है, फेजान्स रूल है, फेजान्स रूल के बाद वैलेंस और VBT है, वैलेंस बैंड थ्योरी है, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो कुल मिला के भी 4 थ्योरीज इसके बाद आपको और पढ़नी है, वो पढ़ते हुए फिर हम लोग ये चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।